नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। खबरों को जानने नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असली खबर छिपी है। और इसीलिए मैं पुनीत पाठक लेकर आया हूं एक बेहद खास बुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम दिन की बड़ी अहम खबरों से, उसके हर पहलू से आपको बाखबर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। आज एक मुद्दा सारे देश में दिखा एक प्रदर्शन के तौर पर। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद और छत्तीसगढ़ के कांके, सूरजपुर से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा में हर जगह नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर एक उग्र प्रदर्शन हुआ, बड़ा विरोध हुआ। आज जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आलम यह रहा कि दिल्ली से लेकर कोलकाता और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, कांकेर से लेकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छिंदवाड़ा तक एक जैसे हालात दिखे। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत दिल्ली की जामा मस्जिद से हुई, जो देखते देखते आग की तरह फैल गई। नतीजा, देश भर के बड़े शहरों में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। कई जगह पर हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शन ने हंगामे की शक्ल ले ली। बात बेहद संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद, प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद में जमकर हंगामा हुआ। देवबंद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन औचक हुए इस प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए। तो आज पूरे देश ने देखा कि कई शहरों में आज हंगामे के किस कदर हालात बने। ये खुशकिस्मती रही कि हालात को वक्त रहते काबू कर लिया। ये माना जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन करने का हक संविधान ने दिया, सबको दिया, ये सब मानते जानते हैं। आज के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठने लाजमी हैं। क्यों, इस बात को भी जरा डिकोड कर लें। एक साथ दोपहर की नमाज के बाद अचानक से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कैसे होने लगा? देश के अलग अलग शहरों में एक साथ प्रदर्शन की बाढ़ कैसे आ गई? क्या यह सब कुछ एक सुनियोजित नहीं था? हर प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनिवार्य अनुमति का एक नियम है। क्या इन शहरों में अनुमति ली गई थी? जिन शहरों में हंगामा हुआ उनका जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? नमाज के बाद भीड़ को किन लोगों ने प्रदर्शन के लिए उकसाया? नूपुर शर्मा को बयान दिए कई दिन बीत गए और ऐसे में यह नहीं कह सकते कि यह एकदम जज्बाती उबाल था। नूपुर शर्मा पर एफआईआर हो चुकी है, पार्टी उनको निलंबित कर चुकी है। अब ये प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं? एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, नूपुर शर्मा बयान देती हैं, अरब देशों की आपत्ति आती है, भारत सरकार उसका जवाब देती है, एक्शन भी होता है। भारत का पक्ष मजबूत दिखता है, क्योंकि देश के अंदर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी जो आज दिखी। दुनिया को संदेश यह जा रहा था कि देश में कानून के हिसाब से सब काम हो रहा है, सभी संतुष्ट हैं, यह भी दिखता है। लेकिन आज के विरोध प्रदर्शन से ब्रांड इंडिया की इमेज पर निश्चित तौर पर गहरा धक्का पहुंचा। अब सवाल ये, कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है? चलिए, बहरहाल एक बात समझनी पड़ेगी, जो सीधी सी बात है कि देश संविधान कानून के हिसाब से चलेगा। देश में लोकतंत्र है, भीड़ की जिद, हंगामा, इन सब की भेंट पूरा सिस्टम नहीं चढ़ सकता। चलिए साहब, अब बात एक विवादित टिप्पणी जिसके बाद पार्टी से निष्कासित की गई बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, इनको अब धमकियां मिल रही हैं। पूरे देश में नूपुर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, ये खबर आप देख चुके हैं। लेकिन भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नूपुर शर्मा के समर्थन में उतर आए। तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं, तो क्यों तकलीफ है? अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में उतर आई। उन्होंने भारत को हिंदुओं का देश बताया। पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। इधर नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों पर प्रज्ञा ने कहा, विधर्मियों ने हमेशा ऐसा ही किया। साथ ही उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाकर गाली देने का आरोप भी लगाया। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने ट्विटर पर लिखा था कि सच कहना अगर बगावत है तो मुझे भी बागी समझ लो। खैर, प्रज्ञा अपने ऐसे बयानों के लिए ही जानी जाती है। कई बार उनके बयान पार्टी के लिए सड़क से लेकर संसद तक सिरदर्द बन चुके हैं। तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं, तो क्यों तकलीफ है?
तो नूपुर शर्मा का बयान बीजेपी के लिए एक ऐसी चुनौती लेकर आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना ना की थी, और अचानक से जिस तरह हुआ वो भी सारे देश ने देखा। साध्वी प्रज्ञा खुलकर नूपुर शर्मा के समर्थन में अब बोलने लगी। क्या इसका मतलब है, इस बात को भी डिकोड करते हैं। अरब देशों की नाराजगी के बाद नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की गई, ये सबको पता है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी इस बात से नाराज हैं जो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं। बीजेपी और उसके अनुषांगिक संगठनों में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो मानते हैं कि अगर उनकी धार्मिक आस्था पर कोई चोट पहुंचाए तो उन्हें ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। पीएम मोदी को उनका समर्थक वर्ग हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर मानता है, और ऐसे में नूपुर शर्मा पर हुई कार्रवाई को यह वर्ग हजम नहीं कर पा रहा। इसका नतीजा यह कि बीजेपी के नेता खुलकर नूपुर के समर्थन में बोल नहीं सकते, लेकिन इस तरह के बयानों के ऊपर या तो मौन रहते हैं या मौन समर्थन होता है। चलिए, वैसे साध्वी प्रज्ञा की अगर बात चलिए तो आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कई बार उनके बयान पार्टी के लिए इतना सिरदर्द बने कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा हो गया और पार्टी उस पर असहज दिखी। वैसे इस पूरे माहौल के बीच में जो देश भर में तस्वीरें दिखी, मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन की एक खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह खबर आई मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां घुमंतू समाज के 55 मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। अब आज से आपकी नई गोत्र आ रही है। घटना रतलाम के पिपलौद तहसील की, जहां भीमनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम था। शिव महापुराण के अंतिम दिन 15 परिवार के 55 लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन करने वालों ने मुंडन और स्नान कर जनेऊ धारण किया और सारी समाज के सामने सनातन धर्म को उन लोगों ने स्वीकार किया और उनका यज्ञ पवित्र हुआ, उनका नामकरण भी हुआ। मामले में हनुमान मंदिर के महाराज और स्थानीय राज परिवार ने बताया कि कई घुमंतू परिवार के लोग जो पहले हिंदू हुआ करते थे, बाद में मुस्लिम फकीर बनकर घूमते रहे। वो लोग पिछले कई दिनों से कथा में आकर सनातन धर्म में अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे। इसके बाद 15 परिवार के लोगों को शिव मंदिर में पूरे विधि विधान से वापसी कराई गई। हिंदू धर्म में हम आना चाहते थे, इसलिए हम हिंदू बन गए। हम दिशा से सिर्फ भटक गए थे, हमको इतना पता नहीं था कि कहाँ जाना, कहाँ नहीं करना, कैसा करना था। तो आखिरकार घर वापसी हो गई। अपना धर्म बदलने वालों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में और 250 से 300 लोग हिंदू धर्म में वापस लौटने वाले हैं। तो साहब, हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दिया है, मर्जी से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया है। ऐसे में रतलाम में धर्म परिवर्तन की इस घटना को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि ऐसा होता है, और ऐसा क्यों होता है इस बात को डिकोड करते हैं। आजादी को 70 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन आज भी धर्म मजहब के नाम पर सियासत रुकी नहीं होती है। हमारे देश में वोटों का ध्रुवीकरण करना एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल हुआ है। तुष्टीकरण की सियासत हमारे लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, पर होती है साहब। और ऐसे में स्वेच्छा से अगर कोई धर्म बदले तो जाहिर तौर पर सियासी निशाने पर तो आएंगे, और ऐसी सियासत होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्रम रुकेगा, फिलहाल इस बात की उम्मीद कम दिखती। चलिए अब बात करेंगे उस खबर की जिस पर सारे देश का ध्यान रहा कुछ वजहों से। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए नतीजे आ चुके हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटें शामिल हैं। राजस्थान की बात करें तो सूबे की 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई, सरकार वहां उनकी है। इसमें रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक जीत गए हैं। वहीं भाजपा को सिर्फ एक ही सीट के ऊपर जीत मिली। पार्टी के घनश्याम तिवारी को जीत मिली और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार झेलनी पड़ी। हरियाणा, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वहां का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट पर आपत्ति दर्ज कराई। यहां निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के 2 वोटों को खारिज करने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट पर आपत्ति जताते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने आयोग को बाकायदा एक पत्र लिखा है, जिसमें विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोटों को अयोग्य ठहराने और रद्द करने की मांग है। आरोप है कि दोनों विधायकों ने अपने वोट अपने नामित पार्टी पर्यवेक्षक के अलावा अन्य को दिखाए। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या निर्णय आता है, इस पर किस तरीके का रिजल्ट निकलता। फिलहाल तो इसकी शिकायत की गई है। वैसे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी हर स्तर के ऊपर तैयारी कर रही है, और इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर विजय का संकल्प लिया।
सीएम शिवराज वीडी शर्मा खुद बाड़नू तक गए, प्रचार किया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। सीएम शिवराज भोपाल के वार्ड नंबर 47 के पंचशील नगर के बूथ नंबर 1260 पर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति की बैठक कर सदस्यों को बूथ जीतने का संकल्प दिलवाया। इस दौरान शिवराज बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे, चाय पी और परिवार से मुलाकात की। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बैठक ली है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल के वार्ड नंबर 25 के बूथ नंबर 69 पर पहुंचे। यहां उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे और कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। वीडी शर्मा इस बूथ के पन्ना प्रमुख भी हैं। मुख्यमंत्री भी गए, मैं भी आया हूं। सब आज बूथों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय का संकल्प लेकर के इस चुनाव का आगाज हमने शुरू कर दिया। प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी भले ही कांग्रेस से पिछड़ गई हो, लेकिन प्रचार के मामले में बाजी मारती दिख रही। यही वजह कि वोट किसी के नाम पर नहीं बल्कि कमल निशान के लिए मांगे जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए जो प्रदेश में सरकार चला रही निकाय चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीजेपी को अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है। अगले साल चुनाव है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। बूथ जीतो अभियान शुरू हो चुका है, जिसकी झलक आपने देखी। इसके मायने क्या हैं? कमल निशान के ऊपर वोट की मांग की जा रही, जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं। बूथ विजय संकल्प अभियान का लक्ष्य है आम वोटर तक सीधे सीधे पहुंचना, सीधा संपर्क साधना, बूथ के हर वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश, ये इसका मकसद है। कमल निशान पर जोर क्यों, ये दूसरी बात। निकाय चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है। हो सकता है कि उस वक्त बीजेपी किसी चेहरे को सामने न करे, तो अभी से इस बात पर फोकस है कि वोट कमल के निशान पर मांगे जाएं, ना कि किसी चेहरे विशेष के ऊपर। चलिए, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस बूथ विजय संकल्प की सिद्धि होती कि नहीं। बाकायदा संकल्प तो अभी दिलवा दिया, शुरुआत इसकी हो चुकी। वैसे एमपी में निकाय चुनाव में इस बार एआईएमआईएम भी मैदान में उतर रही और पार्टी ने इस बात का ऐलान किया। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उनका स्वागत किया और कहा कि आप भी आए, अपनी जमीन देख लें कितनी है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश की ये छोटी सी पार्टी ओवैसी की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। एमपी में निकाय चुनाव है और एआईएमआईएम फिर से खबरों में है। इसकी वजह यह है कि एआईएमआईएम ने एमपी में निकाय चुनाव में उतरने का फैसला किया है। पार्टी के इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने एआईएमआईएम का चुनाव मैदान में स्वागत किया है। राजनीति लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, राष्ट्रीय दल बनाने का भी सबको अधिकार है। कोई भी लड़ सकता है, कोई भी दल बना सकता है, तो वो भी हैं, उनका भी स्वागत है मध्य प्रदेश में। उनको भी पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश क्या है। यानी बीजेपी को एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने अब तक इस मसले पर कुछ कहा नहीं। असल सवाल ये, आखिर एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान? तो आपको पता है कि एआईएमआईएम एक क्षेत्रीय दल है जिसका अस्तित्व आंध्र प्रदेश में है। हालांकि कई सालों से जो इसके चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी इसके विस्तार का प्रयास कर रहे हैं। अब एमपी की बारी है, क्या इसका असर होगा, जरा इस बात को डिकोड कर लेते हैं। एआईएमआईएम एक खास वोट बैंक के ऊपर टारगेट करता है। अगर निकाय चुनाव में एआईएम मैदान में उतरती है तो कांग्रेस को इसका सीधा नुकसान होगा, क्योंकि यह वोट बैंक अब तक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बीजेपी को होना है और बीजेपी ने इसका स्वागत करके अपनी बात कह भी दी है कि साहब स्वागत है आपका, आप आएं और अपनी सियासी जमीन को यहां पर टटोलें। वैसे आपको पता है कि कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है, क्योंकि एआईएमआईएम किसी का वोट काटती है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस इस बात को समझती है। कांग्रेस की तरफ से हालांकि इस पर अब तक कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से मिली, जहां एक निजी अस्पताल में एक इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। इस गिरफ्तारी से एक बार फिर नक्सलियों का अर्बन कनेक्शन, इस पर बहस चढ़ गई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कल पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली कोलियाबाड़ी दमन का कमांडर है, जो बीते 7 दिनों से बेमेतरा के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती था। रायपुर पुलिस को नक्सली के इलाज कराने की गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर बेमेतरा पुलिस ने अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान अस्पताल में भर्ती नक्सली ने एसपी पर कट्टा तानकर भागने का प्रयास भी किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। एक नक्सली पकड़ा गया है सूचना पर, से
पूछताछ जारी है। इसको पता चला है कि 5 लाख रुपए का इनाम है। नक्सली की गिरफ्तारी के बाद निजी अस्पताल को सील कर दिया गया और वहां पर भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो एक इनामी नक्सली बेमित्रा के एक अस्पताल से गिरफ्तार हुआ। बेहद गंभीर मसला है क्योंकि ये एक नक्सल मुक्त जिला है। शहरों में नक्सलियों के स्लीपर सेल और समर्थकों की भूमिका क्या और किस तरह की रही, जरा इस बात को डिकोड करते हैं। हथियारबंद नक्सली जंगल में सक्रिय रहते हैं और उनके हमदर्द शहरों में रहकर उनकी मदद करते हैं। इन हमदर्दों को दूसरे शब्दों में आप अर्बन नक्सली भी कहते हैं। खुद हथियार नहीं उठाते, खुद नहीं लड़ते, लेकिन नक्सलियों को हथियार से लेकर उनका जरूरी सामान पहुंचाते हैं। ये अर्बन नक्सली सीधे सरकार प्रशासन से मुठभेड़ नहीं करते, बल्कि हार्डकोर नक्सलियों के सपोर्ट में चोरी छिपे अभियान चलाते हैं। शहरी नक्सली जरूरी सूचनाएं हार्डकोर नक्सलियों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही ये अर्बन नक्सली रसद, दवाएं, सारी चीजें जंगल के भीतर भिजवाने का प्रबंध करते हैं। तो साहब, ये जो नक्सली हैं अर्बन नक्सली, थोड़ी सी बात जरा जो बेमित्रा का मसला इस पर भी कर लें। पुलिस सूत्र ये कहते हैं कि गिरफ्तार नक्सली को एक सरकारी डॉक्टर यहां लाया। प्रश्न है, अब इस डॉक्टर की तलाश हो रही। साथ ही जिस हॉस्पिटल से ये नक्सली गिरफ्तार हुआ, उसके डॉक्टर्स और उसके संचालक की भूमिका, उसकी भी जांच हो रही। यह भी बताया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार नक्सली के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो अपने आप में ये इन सारी वजहों से बड़ा गंभीर मामला है। और एक गंभीर मामला है जो छत्तीसगढ़ में अक्सर समस्या क्रिएट करता, वो है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक श्रमिक की हाथी के कुचलने से हुई मौत। घटना के दौरान श्रमिक काम से घर लौट रहा था। वहीं लोरमी के छपरवा में भी 9 हाथियों का दल डेरा जमाए हुए, जिससे स्थानीय लोग बेहद डरे। यह है छत्तीसगढ़ का पेंड्रा जनपद। इन दिनों पेंड्रा के मरवाही वनमंडल क्षेत्र में हाथियों का तांडव चरम पर है। आज एक मनरेगा श्रमिक की हाथी के कुचलने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खौफ है, ग्रामीण डरे हुए हैं। बताया गया कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर से हाथियों का एक दल जिले के वन क्षेत्र में प्रवेश कर तांडव मचा रहा है। इधर लोरमी के छपरवा में भी 9 हाथियों का दल डेरा जमाए, जिससे स्थानीय ग्रामीण खौफजदा हैं। वहां चाणकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार इन हाथियों की गतिविधि पर नजर रखने का दावा करता है। खैर, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में इर्द गिर्द बसे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में हाथियों का तांडव कोई नई बात नहीं, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह लोगों की जानें गईं, उससे वन विभाग की कार्यशैली सवालों के दायरे में है। खबर इससे जुड़ी हुई ही है। जशपुर वन मंडल में हाथियों की निगरानी में लगे वन कर्मियों के दल पर ग्रामीणों ने गुस्से में हमला किया। इसके बाद बचाव कार्य में लगे सभी गजराज वाहनों के पहिए थम गए। वहीं इस हमले में एक वनकर्मी जख्मी भी हुआ। जशपुर जनपद के ग्रामीणों ने गश्त लगा रहे वनकर्मी दल पर हमला कर दिया। हमले में एक वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण जंगली हाथियों के लगातार हमलों से नाराज हैं। आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा वन कर्मचारी संघ आज से किसी भी प्रकार की हाथी गश्ती जन जागरूकता का कार्य नहीं करेगा। अब पूरा मामला जान लीजिए। बीती रात कुनपुरी वन क्षेत्र में वन कर्मचारियों का दल गश्त के लिए मयूर चुंदी गांव पहुंचा था, जहां वन कर्मियों पर अचानक ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। हम लोग को जो अभी बगीचा में घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है और मुआवजा से हम सब पीड़ित परिवार को हम लोग नहीं भर सकते, इसलिए हम लोग को जंगल जाने से बचना चाहिए। आपको बता दें, पिछले 8 दिनों में 5 लोगों की हाथियों के हमले में मौत हुई है और इसी को लेकर स्थानीय ग्रामीण वन कर्मियों से खासे नाराज थे। ग्रामीणों का यह आरोप है कि वन कर्मी सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे। वैसे इन दिनों सूबे के वन क्षेत्रीय इलाकों में इर्द गिर्द जितने भी कस्बे हैं, ग्रामीण इलाके, वहां हाथियों का आतंक चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से हाथियों के हमले की घटनाएं हमने आप तक पहुंचाई हैं। कुछ लोगों की जानें इसमें गईं। वन विभाग के ऊपर इसमें सवाल भी उठे। जब वन विभाग सक्रियता दिखाता है तो उन पर अटैक की खबरें भी कई बार आती। मामला बड़ा पेचीदा है। क्या है इसके पीछे की जड़, डिकोड करते हैं। मामला सीधे सीधे पर्यावरण के असंतुलन की स्थिति से जुड़ता दिखता है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, साथ ही जंगल में जीवों के लिए भोजन पानी कम पड़ रहा है और इस हालात में जंगली जानवर जंगल से सटे इलाकों में, गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे।
जान माल का नुकसान होता है। ऊपर से जो हाथियों का कॉरिडोर है इसमें भी इलाके पड़ते हैं। ग्रामीण जानवरों को वापस जंगल में भेजने में असमर्थ होते हैं और इसके लिए वन विभाग पर डिपेंड होते हैं। वन विभाग के पास भी इस समस्या से निपटने का कोई ठोस इंतजाम, कोई बड़ी योजना नहीं है, कॉन्क्रीट योजना। वन विभाग सिर्फ लोगों को चेता सकता है, सिर्फ ये कह सकता है कि साहब आप हाथियों के दल से दूर रहें और इसी तरह बचाव करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। जवाब यह है कि सरकार को वन्यजीव एक्सपर्ट से इस बारे में एक सीरियस सलाह लेकर इस पर काम करना चाहिए, एक ठोस पहल करनी चाहिए। दावे बहुत हैं लेकिन जमीन पर वो हो तब असर दिखे। चलिए साहब, ये वो बड़ी खबरें थी जिनको आज हमने न्यूज डिकोड में डिकोड किया। तो न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को ठीक 8:55 पर दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।